नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर शुमाइला ख़ान के साथ जल्द में आने वाली उन तब्दीलियों के मुताल्लिक़ जिनका ताल्लुक़ मोटापे से होता है। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हुई थी हर्सूटिज़म की, उसके बाद स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं उनका ज़िक्र चल रहा था। तो उनकी मुनासबत से मैं एक चीज़ और जो पूछना चाहूँगा, आपने ये तो बताया कि मॉइस्चराइज़र्स को यूज़ करने के साथ उनके प्रोड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, प्रिवेंशन कर सकते हैं उससे आप। लेकिन बेशुमार ख़वातीन ऐसी होती हैं, इवन हजरात भी ऐसे होते हैं जिनके जिस्म पर ये मार्क्स पड़ चुके हैं। एक दफ़ा जब ये मार्क्स पड़ जाते हैं तो क्या ये मुस्तकिल होते हैं या वक्त के साथ साथ कुछ धुंधलाते हैं? अगर इनका जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए तो ये जल्दी हल हो जाते हैं, लेकिन वैसे ये अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये मुस्तकिल हो जाते हैं। शुरू में ये रेड चेरी रेड कलर के या पिंकिश रेड कलर के होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये वाइट हो जाते हैं। जी। तो जितने ये ज़्यादा अपना कलर डल करते जाएंगे उतना उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है। और अगर कोई इनसे निजात हासिल करना चाहे तो किस तरह की ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है? सबसे पहले तो जल्द अज जल्द निजात, अगर आपने निजात हासिल करनी है तो जल्द अज जल्द इससे निजात हासिल करें ताकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे इसको ट्रीट कर लिया जाए। उसमें फिर डर्माब्रेशंस आते हैं स्किन के, जो कि रीसर्फेसिंग के थ्रू करते हैं, लेज़र्स के थ्रू करते हैं, फ्रैक्शनल लेज़र्स के थ्रू करते हैं। तो रीसर्फेसिंग आर वेरी गुड। उसमें स्किन रीसर्फेस होती है, डेड स्किन और जो ऊपर की स्किन है वो उतरती है और नीचे से उसमें कोलेजन रीबिल्ड करने की कोशिश की जाती है। तो उसमें जहाँ जहाँ से कोलेजन जो है कम होता है वहाँ वहाँ कोलेजन दोबारा बनने के चांसेस होते हैं। अगेन कि जितनी जल्दी किया जाए उतनी जल्दी वो कोलेजन बनता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिसिन भी आते हैं जो हम बाद में अप्लाई करने के लिए देते हैं, स्ट्रेच मार्क्स के लिए होते हैं स्पेसिफिकली, जो हेल्प करते हैं हमारे लेज़र्स के प्रोसीजर्स को उसमें बेनिफिशियल होते हैं। अगर इकट्ठा करके थेरेपी की जाए तो काफ़ी अच्छे, यानी कि 70% मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं आपसे स्कार्स के मुताल्लिक़। चोटें लग जाना एक कुदरती अमल है, मतलब ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये दावा कर सके कि उसको कभी चोट नहीं लगी। जी। तो चोटों के हवाले से और ख़ासकर सर्जरीज़ भी होती हैं, उनमें भी स्कार फॉर्मेशन होती है। इन स्कार्स से निजात हासिल करना किस हद तक मुमकिन है और कितना जल्दी इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए? जैसे ही स्कार हील होना शुरू होता है उस पर कोलेजन और सिलिकॉन ट्यूब्स आते हैं और जेल्स आते हैं, वो अप्लाई करना शुरू कर दें तो स्कार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रेगुलरली उसको अप्लाई करें 3-4 मंथ्स तक। इवन सर्जिकल स्कार्स सिलिकॉन जेल्स आते हैं, इसके सिलिकॉन ट्यूब्स आते हैं, इस तरह कोलेजन ट्यूब्स बन रहे हैं, वो अप्लाई करें दिन में 2 से 3 बार और स्कार्स रिमूव हो जाते हैं। और एक दफ़ा जब ये स्कार फॉर्म हो चुका है, यानी सर्जरी को काफ़ी तवील अरसा गुजर चुका है, तो उस वक्त भी ये ट्रीटमेंट कारआमद रहती है? उसमें नहीं, उसमें ये कि डर्माब्रेशन फिर करनी पड़ती है और उसके साथ फिर हमें सिलिकॉन जेल्स वगैरह देनी पड़ती हैं और कोलेजन रीबिल्डिंग मेडिसिन देनी पड़ती हैं। उसमें फिर देखा जा सकता है, उसमें 100% आप प्रॉमिस नहीं कर सकते रिकवरी का। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी स्कार जब बनता है या हीलिंग का प्रोसेस जब चल रहा होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि नॉर्मल कंसिडर नहीं की जाती हैं। मिसाल के तौर पे कीलॉइड का बन जाना। कीलॉइड्स होते क्या हैं? कीलॉइड्स आर बेसिकली हाइपरट्रॉफिक स्कार्स। एक तो स्कार हो जाता है जो निशान छोड़ देता है ना, स्कार्स। एक एक्नी के स्कार्स होते हैं जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, आइस प्रिक स्कार्स कहते हैं, अंदर की तरफ को खुदे हुए जैसे होते हैं जी। और एक आपने बताया जैसे अक्सर ख़वातीन जो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, वो कान छिदवाया और पीछे मोटा सा गोला बन गया, या यहाँ पे खुजाया, या यहाँ पे एक्नी हुई, उस दाने को छेड़ा और मोटी सी एक चीज़ बन गई, तो दैट इज़ हाइपरट्रॉफिक स्कार। ये स्किन का रिएक्शन है जी। और वो किसी जेनेटिकली हो सकता है, किसी को किसी वक्त भी हो सकता है कि वो स्किन किस तरह उस चोट को स्किन ने किस तरह रिएक्ट किया। हाइपोट्रॉफिक में चली गई यानी कि गड्ढा बन गया या निशान पड़ गया, या हाइपरट्रॉफिक में चली गई यानी वहाँ पर एक मास बन गया। एक मास बन गई, जी बिल्कुल। तो जिन लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है उनको चोट लगने से बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जी। इसलिए कि कीलॉइड को सर्जिकली भी रिमूव करना ख़तरनाक होता है और सम केसेस में ये होता है कि जो लोग फेस पे होते हैं कीलॉइड्स, उनके लिए हम ट्राई कर सकते हैं, ग्राफ्ट लेते हैं उन्हीं की बॉडी से, लेकिन अगेन उसमें फिर दोबारा कीलॉइड की टेंडेंसी, जहाँ जहाँ सर्जिकल आपने ग्राफ्टिंग की है उसी सर्जिकल लाइन पे भी कीलॉइड बन जाता है। और इसी तरह से अगर उन्हीं के जिस्म पर कहीं और चोट लग जाए तो इज़ इट पॉसिबल कि वहाँ पर कीलॉइड ना बने जबकि एक चोट में बन चुका हो? इट डिपेंड्स, इट्स ऑल द स्किन रिएक्शंस, अबाउट द स्किन रिएक्शंस। लेकिन जिनकी टेंडेंसी होती है ज़्यादातर उनको जहाँ चोट लगती है कीलॉइड बनता है, ख़ासतौर पे जो कीलॉइड प्रॉन एरियाज़ होते हैं, जैसे चेस्ट हैं, आपके जो एक्सटेंसर सर्फेसेस होते हैं, चेस्ट हैं, कानों के पीछे है, आपके ये गालों की वाली जगह है, थोड़ी के नीचे वाली जगह है। और एक दफ़ा जब ये बन जाए तो किस तरह का इलाज तजवीज़ किया जाता है?
इसमें भी हम टेप्स देते हैं जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, जो कि आप रात भर लगाएं तो उसमें हल्की हल्की मेडिसिन रिलीज़ होती रहती है, एक ये। और दूसरे हम स्टीरॉइड इंजेक्शंस होते हैं जो उसमें लगाते हैं, तो उसमें मीज़ोथेरेपी होती है इन कीलॉइड्स की। उसका एक एंड पॉइंट होता है, कीलॉइड में इंजेक्शन डालते हैं तो वाइट से कलर का होता है, वहाँ फिर हम रोक देते हैं। तो उसके सेशंस होते हैं, जैसे मंथली आपने उसमें इंजेक्शन लगाना है, 3 to 4 इंजेक्शन जो हैं वो इनफ होते हैं। उसमें रिग्रेस कर जाता है, कुछ लोग जो बहुत लकी होते हैं उनका कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है और कुछ लोगों का रिग्रेस कर जाता है। अच्छा, इसी तरह से आपने तज़किरा किया था स्किन टैग्स का। स्किन टैग्स क्या होते हैं और ये किस तरह से फॉर्म होते हैं? स्किन टैग्स भी ज़्यादातर मोटे, हम फिर दोबारा ओबेसिटी पे आ गए हैं, ज़्यादा ओबीस लोगों के होते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी है, अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस एक डिजीज़ है जिसमें स्किन टैग्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ख़ासतौर पे फोल्ड्स में। आर्मपिट्स फोल्ड्स हैं या गर्दन के फोल्ड्स हैं, वो भी उन्हीं लोगों में होती है जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगेन ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनमें बढ़ जाती है तो उनमें स्किन टैग्स होते हैं, और फ्रिक्शन से भी होते हैं। जैसे अब स्किन फोल्ड्स हैं, उनमें आप मोटे हैं तो ज़्यादा फ्रिक्शन हो रही है जी, तो उसमें स्किन टैग्स बन जाते हैं। और वो स्टाक होता है, एक छोटा सा तिल होते हैं स्टाक के साथ, जैसे लटका हुआ गोश्त का छोटा सा टुकड़ा आप कह लें जी, इस तरह से। और इनका रिमूवल भी लेज़र से या कॉटरी से हो जाता है, कटिंग लेज़र या कॉटरी से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इनको रिमूव करवाने में कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट्स? कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, आप अच्छे लगेंगे स्किन बगैर स्किन टैग्स के, बस ये। अच्छा, इसी तरह से आपने जिक्र किया था डिस्कलरेशन का। जी बिल्कुल, कि कभी कभी ऐसा होता है कि चेहरे का रंग ऊपर से कुछ और होता है और नीचे से कुछ और होता है। बिल्कुल, और आपने बताया था इसका ताल्लुक भी मोटापे से होता है। जी बिल्कुल, उसमें ये है डॉक्टर साहब के, जैसे एंड्रोजन्स मैंने बताया कि फ़ीमेल हार्मोन्स डिमिनिश होते हैं और एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो जब एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं तो वो भी जो बियर्ड एरियाज़ और जो मेल जिसमें हिरसूट आता है, वो वाले पार्ट्स जो चिन के पार्ट्स हैं, या उसमें जो है टेंडेंसी जो है ब्लैक होने की ज़्यादा होती है। तो वो फिर इस तरह से डार्कर एरियाज़ बन जाते हैं स्किन के ऊपर। अच्छा, जल्द की कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स भी होती हैं, मिसाल के तौर पर बाल, नाखून वगैरह, क्या ये भी इफ़ेक्ट होते हैं मोटापे के साथ? या बिल्कुल, अगेन हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो सेबोरिक डर्माटाइटिस, बालों में खुश्की का ज़्यादा रहना, ख़ासतौर पे फ्रंट पे सेबोरिया जिसको कहते हैं, वो भी ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन की वजह से होता है, और ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन भी ओबीस लोगों में ज़्यादा होती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन की वजह से जो डैंड्रफ वगैरह है ये प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं, इसके मुताबिक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या इनसे छुटकारा मुमकिन है? क्योंकि डैंड्रफ देखा जाए तो एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है, ना सिर्फ मोटे लोगों तक महदूद रहने वाला, बल्कि दुबले लोग भी इसकी वजह से मुतासर होते रहते हैं। तो किस तरह से इस चीज़ से हिफाजत मुमकिन है? इसकी प्रिवेंशन इस तरह से की जा सकती है कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार बाल डेली वॉश करें, हाइजीन का ख्याल रखें, नंबर 1। जैसे फेस को रोज़ धोने से कोई नुकसान नहीं होता, इस तरह बालों को भी धोने से कोई नुकसान नहीं होता जी। आप इस तरह हाइजीन कंट्रोल करके भी डैंड्रफ पे कंट्रोल, बिकॉज इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। जब एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन होती है तो फंगस ग्रो करती है। उसके अलावा कीटाकोनोजोल्स होते हैं, सिलीनियम जिंक सल्फेट, सिलीनियम सल्फाइड एंड जिंक्स होते हैं, शैम्पूज में एडेड होते हैं जो खासतौर पे एंटी डैंड्रफ होते हैं। मेडिकेटेड शैम्पू लीजिए और उसको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाइए और डैंड्रफ नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह से जो पिगमेंटेड स्किन होती है, यानी स्किन के शेड्स मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नज़र आ रहे होते हैं, उसके मामले में किस तरह का इलाज तजवीज़ किया जाता है? कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या उसके? सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि सन ब्लॉक को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व बना लें। अगर नहीं भी आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है या नहीं भी आप मोटे हैं, और अगर आप अपनी स्किन को बेयर लेके सन में निकल गए हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा खूबसूरत लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। सन जो है वो हमारी स्किन को, मैक्सिमम असॉल्ट हमारी स्किन को सन से होता है। तो सन प्रोटेक्शन इज़ अ नंबर 1 फैक्टर जिससे हम अनइवन स्किन टोन को होने से बचा सकते हैं, अनइवन स्किन टोन। उसके अलावा स्किन, जब ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं तो फिर स्किन लाइटनिंग एजेंट्स देते हैं उनको हम, मतलब रूट कॉज को तो ट्रीट कर ही रहे होते हैं, उसके बाद बाहर से स्किन लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं जो कि अगर आपको प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट दे रहा है तो वो सब कुछ देख के देता है, उसका कोई हैज़र्ड नहीं होता, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतनी देर आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद एक मेंटेनेंस डोज होती है जो कि वही विद नो साइड इफ़ेक्ट्स होती है, वो देते हैं। इसके अलावा स्किन लाइटनिंग लेज़र्स भी होते हैं, जैसे जो कि NDI Q स्विच लेज़र्स होते हैं, वो स्किन लाइटनिंग करते हैं और पिगमेंट उनका क्रोमोफोर होता है,
तो जी। उससे जो है अब काफ़ी हद तक अनइवन स्किन टोन के मसाइल को हम डील कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपने एक और मामले का ज़िक्र किया था कि पैरों के अंदर ख़ासकर लेग्स में एडीमा वगैरह जो हो जाता जी है, बिल्कुल। जिसकी वजह से तब्दीलियाँ जी आती हैं बिल्कुल। मोटे लोगों में। जी। तो उसके मुतालिक मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये किस तरह का इशू है और इसके अंदर किस तरह का इलाज दरकार होता है? डॉक्टर साहब, इसमें होता ये है कि जब आप ओवरवेट हो जाते हैं तो पूलिंग ऑफ ब्लड जो है वो नीचे की टांगों तरफ में होती जी। है, सर्कुलेशन जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं हो पा रही होती ब्लड की। तो जब वो पूलिंग ऑफ ब्लड होती है तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है हमारी डाउन लेग्स में, और उसमें फिर खारिश आना और डर्माटाइटिस और एक्जिमा, इसको हम ग्रेविटेशनल एक्जिमा भी कहते हैं। तो उसमें अगेन वही जैसे ट्रीटमेंट हम एक्जिमा का करते हैं उसी तरह इसका करते हैं। मरीज़ को कहते हैं कि वो चले फिरे, ज़रा एक जगह बैठा ना रहे जी। और वॉक वगैरह करे और टांगों को थोड़ा रेस करके रखने का। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर स्किन और ओबेसिटी के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।